हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमने आपकी पढ़ाई को सहज और सरल बनाने के लिए वर्ग 6 के सामाजिक विज्ञान की सभी पाठ को लाइन बाय लाइन ऑडियो और वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे आप कहीं भी कभी भी देख सुन सकते हैं और सबसे कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया की अध्याय 8, जिस पाठ का नाम है हमारा राज्य बिहार। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती हैं। झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोचकर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। क्रियाकलाप का अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए। पड़ोसियों के यहाँ की कौन कौन सी क्रियाएं आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं, सोचकर लिखिए। ख पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है, बताइए। ग पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरों को अखबारों से काटकर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए और उनका अपने राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। प्रशासनिक सीढ़ियाँ। गुरुजी ने बताया, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। अपने प्रदेश का मानचित्र देखकर अपने जिले की चौहद्दी पता कीजिए। क्रियाकलाप का चार्ट पेपर पर वृक्ष चित्र बनाकर अपने जिले का नाम लिखें। उसके अंतर्गत आने वाले अनुमंडलों की सूची बनाइए। इस कार्य में शिक्षक से सहयोग लें। ख आपके रिश्तेदार किन किन जिलों में रहते हैं, पता कीजिए। जलवायु। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मॉनसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। गर्मी का मौसम। गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है। रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्षा का मौसम। गुरुजी ने पुनः पूछा, वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं। महेश बोला, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है। नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल,
खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं, जिनका उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष में लगभग 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई थी। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और स्परों पर रहने चले आते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के कामचलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा न ले जाए। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम आते हैं। पता कीजिए, बाढ़ वाले क्षेत्र में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छींट देते हैं? दक्षिण बिहार में मनीजर के डंठल जैसे किसी पौधे की खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं? तटबंध और अस्पर क्या है? तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांवों एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वे घर की देखरेख करते हैं या काम की चीजें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती हैं। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्री कंद, अरहुआ, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। बताइए, 1. बाढ़ का पानी उतरते ही गांवों एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें क्या क्या होती हैं? 2. बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं? 3. बाढ़ से बचाव के उपाय बताइए। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता। कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। यह जल लगभग 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। कोसी प्रमंडल के जिलों में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठी करो और ऐसे खबरों की स्क्रैप बुक बनाओ। टाल क्षेत्र का एक गांव, पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। जरा वहां की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहां के लोगों से पूछता हूं कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपोगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? रामधनी।
यही नाम था उस आदमी का जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे यह ताल क्षेत्र है। इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और जमीन दलदली होती है, तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मेड़? हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं हैं। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते होगे? वह बताने लगा, पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है। फसल तैयार होने पर अपने जमीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की जबरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छांटने वाली कई मिलें भी हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है? हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप का कल्पना कीजिए कि प्रांत के अन्य हिस्सों में खेतों से मेड़ हटा दिए जाएं तो क्या हो। ख वैसे वस्तुओं की सूची बनाइए जो हमें ठंड से बचाती है। ग दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच के महीनों को लिखो। इस बीच और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनकी सूची बनाओ। जाड़े का मौसम। अब जाड़े की बात करें। गुरुजी बात शुरू करते इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने की चीजें जल्दी खराब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं। गरम गरम चाय सबको भाती है। ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहनकर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। अब सब चुप। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहरी में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला आता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। कृषि व्यवसाय। गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। गांवों में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों के भी कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन हैं। तंबाकू। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है?
गुरुजी की यह बातें चौंकाने वाली थीं। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आए और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रखकर तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूनायुक्त होती है। एक सीध में एक एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिंगा भिंगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। चूंकि सरेसा इलाके के तंबाकू काफी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती? गुरु गुड़ और चेला चीनी, यह मुहावरा हम रोजाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं। मगर क्या कभी सोचा है गुड़ या चीनी कहाँ से आती है? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण पहुंचना होता है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहां एक काम के सिलसिले में गया था। वहां नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं और वे चीनी मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नानाजी बड़े किसान हैं। वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है न गुरुजी? बिल्कुल ठीक। चूंकि किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती हैं और उन्हें नकद पैसा भी दे देती हैं, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती हैं और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती है। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। गुरुजी आगे बोले, वहां बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में है। वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनती है। वह जब भी आती है हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती है। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। चलिए, अब टिफिन का समय हो गया। हाँ, चलो चलो सब चलते हैं। पता कीजिए गन्नों को किसान मिलों में ले जाकर कैसे तौलते होंगे और तैयार चीनी को बाजार में भेजने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती होगी। छोटे किसान गन्नों के छिलकों का क्या उपयोग करते हैं? सोचकर बताइए। बेतिया के ईख उत्पादक कागज मिलों और डिस्टिलरियों को कच्चे माल भी उपलब्ध कराते हैं। बताइए ऐसा कैसे संभव है? वन्य प्राणी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं? बाघ,
भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सूअर, भालू और हिरण भी बहुलता से मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभयारण्य और इसके गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं। इनमें गेहुअन यानी कोबरा, करैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के काबर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देशी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन, प्रवासी पक्षी, भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वाच टावर बनाने का निर्णय किया है, ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। जनसंख्या। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है? 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। फिर सभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें, यही सबका सपना होना चाहिए। क्रियाकलाप। क, बिहार के नक्शे पर उन जिलों को दर्शाइए जहां वन पाए जाते हैं। ख, वन न हो तो क्या होगा? सोचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। ग, बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की सूची बनाइए। घ, बिहार के मानचित्र में सभी जिलों को दिखाकर उसे अपनी कक्षा में प्रदर्शित करें। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। नियमित रूप से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।